ठीक है, चलिए तो वेलकम बैक, है ना। आज का हमारा सेशन क्या है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स के PYQs। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है भाई कि नीट के लिए हमारे पास ये जो टॉपिक है ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो हमको क्या होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हमारा वो रिजिड बॉडी का है, प्योरली हम रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखेंगे जरा एक बार पढ़िए। 2 पार्टिकल ऑफ मास कितना है, एक का मास कितना है 5 और 10 रिस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द टू एंड ऑफ द रिजिड रॉड। रॉड कैसी है, रिजिड, और उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर विथ नेग्लिजिबल मास। उसका मास कैसा है, नेग्लिजिबल है, मतलब रॉड का मास को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब बोला है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल इज नियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ। तो हमको सेंटर ऑफ मास कहां से कंसीडर करना है, 5 kg से। ठीक है, तो आप एक काम कर लीजिए, ठीक है, एक ऐसी लाइन खींच लीजिए, ओरिजिन पे किसको रखना है हमको, 5 kg को। 1 मीटर दूर, 1 मीटर दूर किसको रखेंगे हम यहाँ पे, 10 kg को। किसको रख देंगे यहाँ पे, 10 kg को। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। RCM जो होता है, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, RCM जो है वो किसके बराबर होता है, M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया M1, ये क्या हो गया M2। अच्छा, R1 कितना हो गया, ओरिजिन पे है इसलिए कितना हो गया 0। R2 क्या हो गया भाई हमारे लिए 1। व्हाट इज R2, 1। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए खाली M2 की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 1 डिवाइड बाय 15 RCM। तो व्हाट इज RCM, RCM इज इक्वल टू 10 बाई 15 मीटर। लेकिन हमारा आंसर किस चीज में दिया हुआ, देखिए सेंटीमीटर में सारे आंसर है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 15, नियरली अबाउट 6.666। तो हम क्या लिख सकते हैं 67 सेंटीमीटर। क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सिंपली क्या पे क्या यूज किया है, एक फॉर्मूला यूज किया है किसका, सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 पार्टिकल या 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg। ठीक है, उनके पोजीशन वेक्टर दिए हैं R1 और R2। आपको सिस्टम ऑफ मास के लिए क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। ठीक है, देखिए इस केस में आप क्या करिए, फिर से देखिए मेरी अप्रोच ये रहेगी आपको बता समय कि मतलब जैसे अपने पास क्वेश्चन आ भी रहे तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट छूट रहे हैं, तो अपन क्वेश्चन के माध्यम से क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म का है। ठीक है, तो अगर आपने इसको क्या लिया M1, तो ये वेक्टर क्या हो गया यहाँ पे R1 वेक्टर। तो ये R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ M1। M2, तो ये क्या हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ M2। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इनका जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है वो यहां कहीं आ रहा है। क्लियर है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां आ रहा है, यहां कहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे RCM का वेक्टर। क्लियर है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको लिखना है RCM वेक्टर में, तो क्या हो जाएगा M1 R1 M2 R2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। दिख रहा है हमने क्या किया वहां पे। ठीक है, तो M1 की वैल्यू कितनी है बताइए, M1 की वैल्यू है 1, तो R1 वेक्टर कितना है यहाँ पे I कैप टू J कैप K कैप प्लस M2 कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए -9 I कैप -6 J कैप प्लस 3 K कैप डिवाइडेड बाय 4। टोटल मास कितना है 4। अब देखिए I और I -9I कितना हो जाएगा ये -8I। ठीक है, 2 -6 -4J, K प्लस 3K 4K डिवाइड बाय 4, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास -2I कैप -J कैप प्लस ऑफ K कैप। कौन सा आंसर है हमारा, आंसर फर्स्ट।
फर्स्ट आंसर कैसा है? करेक्ट है। क्लियर है? अगेन ये क्वेश्चन फॉर्मूला किस में बेस्ड था? फॉर्मूला बेस्ड। और कौन सा फॉर्मूला था ये? सेंटर ऑफ मास का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये भी सेंटर ऑफ मास से ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए, कंसिडर सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल हैविंग मासेस m1 एंड m2. If the particle of mass m1 is pushed toward the center of mass of the particle through a distance d, ठीक है, कितना इसको पुश कर दिया है? d डिस्टेंस पुश कर दिया है। By what distance would be the particle of mass m2 move so that to keep the center of mass particle at the original position? हम देख रहे हैं कि सपोज एक हमने सिस्टम लिया, ये है m1, ये क्या है आपका m2। क्लियर है? फिर क्या देख रहे हैं हम कि अगर यहां सेंटर ऑफ मास है और इस सिस्टम को थोड़ा पुश कर दिया गया है आगे, कितना? d डिस्टेंस। कितना पुश कर दिया गया है? d डिस्टेंस। तब भी सेंटर ऑफ मास कहां है? वहीं का वहीं। सेंटर ऑफ मास में पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। तो ऐसा तभी हो सकता है जब m2 ने क्या किया हो? अपनी पोजीशन चेंज किया हो। तो हम अगर बोल रहे हैं ये पहले कितना था? r1, ये पहले कितना था? r2, अब ये कितना हो गया है? r1 माइनस डी। कितना हो गया ये? क्लियर है? या फिर हम इसको नया पोजीशन कुछ और बोल सकते थे, r2 डैश बोल सकते थे। ठीक है, तो अगर मैं इसको r2 डैश बोल दूं, चलिए r2 डैश भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं? r1 डैश, और ये क्या हो गया? r2 डैश। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? देखिए इनिशियली क्या है? RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बाद में क्या हो जाएगा? m1 r1 डैश m2 r2 डैश डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है? दोनों क्या हो गए यहाँ पे? कैंसिल। इधर क्या हो जाएगा? m1 r1 माइनस m1 r1 डैश इज इक्वल टू m2 r2 डैश माइनस m2 r2 बराबर है। क्लियर? अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? m1 चेंज इन r1 इज इक्वल टू m2 चेंज इन r2। क्लियर है? व्हाट इज m1 और उसका r1 में चेंज कितना है? d। चेंज कितने का आया? d का आया। तो कितना आया? m1, ये क्या आ गया? d, और डिवाइड बाय m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल r2। ये चेंज आया है इसमें। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है हमारा? सेकंड। क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए जरा। टू पर्सन ऑफ मास 55 kg एंड 65 kg रिस्पेक्टिवली आर द पोजीशन एंड ऑफ द बोट। तो सपोज ये हमारी बोट है, ठीक है, ये ए है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है? बी, और सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ कहीं है, बोट का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब बोल रहा है रिस्पेक्टिवली एट द अपोजिट एंड ऑफ द बोट द लेंथ ऑफ द बोट इज, कितना दिया हुआ है लेंथ ऑफ द बोट? 3 मीटर। ठीक है, एंड वेट 100 kg। इस वेट बोट का वेट कितना है? 100 kg। इसका कितना दिया था देखिए चलिए 55, और इसका कितना दिया है? 65। ठीक है, द 55 kg मैन वॉक अप टू द 65 kg मैन एंड सिट विथ हिम इफ द बोट इज स्टिल वाटर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्टेड। ठीक है, अब देखो ये जो बंदा है ये उठ के कहाँ जा रहा है? इधर। तो नई सिचुएशन में ये बोट का डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ए और बी एक ही जगह पे है। अब बोट का सेंटर ऑफ मास तो वही है। क्लियर है? लेकिन हम देख रहे हैं कि इस प्रोसेस में जब बंदा यहां से यहां गया है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा है क्या? नहीं। तो जब एक्सटर्नल फोर्स कैसा हो? 0, तो आरसीएम में कोई चेंज नहीं आता। मतलब सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। उसको बैलेंस करने के लिए बोट क्या करेगी? बोट देखो जब ये बंदा इधर चले जाएगा तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं फिक्स हो जाना चाहिए, तो बोट कहां चली जाएगी? आगे, और सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं आ जाएगा। तो इस केस में आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0, क्योंकि एट द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास में कोई मोशन नहीं होता, वो वहीं का वहीं रहेगा। क्लियर?
चलिए ठीक है, इधर है, अच्छा चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू पार्टिकल विच आर इनिशियली एट रेस्ट, दो पार्टिकल ले लेते हैं m1 और m2, एट रेस्ट है, u1 भी 0 और u2 भी 0, बराबर है, टूवर्ड ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन। देखिए ये वर्ड जो यहाँ लिखा हुआ है ना इंटरनल अट्रैक्शन, इसका मतलब ये यहाँ की एक्सटर्नल फोर्स कैसा है, 0। तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा आरसीएम में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब वीसीएम हमेशा कितना आएगा, 0। अब पूछा क्या है इसमें, इफ देयर स्पीड आर v एंड 2v एट द एनी इंस्टेंट देन द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी, आंसर क्या है इसका, 0, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं एक्सटर्नल 0 है, आरसीएम वहीं रहेगा, नो चेंज, आरसीएम में नो चेंज, और जब आरसीएम में कोई चेंज नहीं है दैट मीन्स वीसीएम कैसा होगा, 0। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ 50 kg मास इज स्टैंडिंग ऑन इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, अच्छा ग्रेविटी फ्री स्पेस एट द हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है। अब ये मान लीजिए ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ये मैन है और ये कितना ऊपर है, 10 मीटर अबोव द फ्लोर, ये कोई फ्लोर है, इससे कितना मीटर ऊपर है ये, 10 मीटर, बराबर। अब बोल रहा है देखिए द ही थ्रो अ स्टोन ऑफ 0.5 kg, इसने 0.5 kg का स्टोन को क्या किया, थ्रो किया नीचे की तरफ, ठीक है। अ मास डाउनवर्ड विद द स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। व्हेन द स्टोन रीच द फ्लोर द डिस्टेंस ऑफ द मैन अबोव द फ्लोर विल बी, ठीक है। आप खुद सोचिए, ये मैन था और ये स्टोन था, ये दोनों रेस्ट पे थे, जब मैन ने इसको नीचे फेंका तो ये कहां जाएगा, ऊपर, क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो जब इसका मोमेंटम पहले 0 था तो बाद में भी क्या होगा, 0, तो मैन कहां जाएगा, ऊपर, तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, क्लियर है। लेकिन ऐसा करते समय भी यहां पे आपको देखने वाली बात है कि एक्सटर्नल फोर्स कैसा है, 0 है। भाई पत्थर को इसने नीचे फेंका, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया क्या, सिस्टम का ही पार्ट था वो, तो उसने नीचे फेंका, उसका वो कहां गया, ऊपर गया, तो एक्सटर्नल फोर्स यहां पे अभी भी कैसे है, 0 है, क्लियर है। मतलब सेंटर ऑफ मास पहले जहां था वहीं रहेगा, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा इस केस में, देखो जरा, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, पहले 0 था भाई, पहले दोनों का यहीं पे था, एक ही जगह था, उसको क्या मान लेंगे, ओरिजिन, यही मान लेंगे हम, इस पॉइंट को क्या माना हमने, ओरिजिन। तो सेंटर ऑफ मास कहां रहना चाहिए, वहीं रहना चाहिए। बट फेंकने के बाद मैन यहां पहुंच गया और बॉल यहां पहुंच गई, लेकिन सेंटर ऑफ मास अभी भी कहां रहेगा, वहीं पे रहेगा, क्लियर है, बात समझ में आई। तो हमने क्या मान लिया, सेंटर ऑफ मास कहां था, 0 पे, तो अभी भी कहां पे रहना चाहिए वो, 0 पे। देन m1 r1 इज इक्वल टू माइनस m2 r2, क्लियर है। मैन का मास कितना है, 50 इंटू r1, बॉल का मास या ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 5/10, कितना है, 5/10, और बॉल कहां जा रही है भैया, कितनी स्पीड से जा रही है वो, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और वो कहां पहुंची है, फ्लोर पे पहुंच गई है, तो अब वो कितने पे पहुंच गई है, 10 पे पहुंच गई है, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल, क्लियर है, बचा क्या, 10, तो r1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/10 इज इक्वल टू 0.1, क्लियर है। तो फ्लोर से डिस्टेंस कितना हो गया, 10 तो यही था, और कितना चले गया, 0.1, तो टोटल डिस्टेंस कितना आया, 10.1, B1 इज द आंसर। कंसेप्ट समझ में आया, पक्का। इसमें क्या लगाया हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्लियर है। वैसे काइनेमेटिक्स का यूज करके भी इसको सॉल्व किया जा सकता था कि 2 मीटर में वो कितना चला होगा, कर सकते हैं क्या एक बार। चलिए देखिए यहां पे क्या करते हैं हम, देखिए मान लो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना चला, 10 मीटर चला है, कितना चला है, 10 मीटर, तो एक्चुअल में टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितना है 10, वेलोसिटी कितनी है 2, 5 सेकंड तक ये चलते रहा,
ठीक है। अब जब इसको हमने फेंका होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, देखिए जरा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 50, v1 निकालना है, m2 कितना है 5 बाई m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 कितना है, स्लाइड चेंज हो गई क्या, ओके, कितना है यहाँ पे m2 कितना है 5/10 इंटू 2, ये कैसे हो गया 5 और ये कितना हो गया 1, तो v1 कितना आया 1/50, 1/50। अब हमको डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्या निकालना है, मैन, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितनी आई 1/50 और टाइम कितना है 5, कैंसिल 1/10, अगेन 0.01 और फिर 10 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10.1। क्लियर है, तो काइनेमेटिक्स से भी इसको सॉल्व किया जा सकता था। चलिए, बट इसको कंजर्वेशन से करने पे उसकी स्टेप कैसी हो गई, छोटी हो गई। क्लियर। नेक्स्ट, ए एंड बी आर टू वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और ये कंडीशन हमको दी है, तो वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लिया हुआ है यहाँ पे, हम लोग ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू टॉर्क, है ना, तो इसलिए यहाँ पे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन आरबीडी में दिए होते हैं, ठीक है। तो देखिए ए क्रॉस बी क्या होगा आपका, ए बी साइन थीटा √3 ए बी कॉस थीटा। ए बी से भी आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल, तो देखो ये कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है, और ये कितना आ गया, ये कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, या साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, मतलब tan थीटा। tan थीटा √3 वैल्यू कब देता है 60 डिग्री पे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 60। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का, आपको a क्रॉस बी वही √3 ए बी दिया हुआ है, ठीक है। एंगल कितना था इस पे, अभी निकाला हमने थोड़ी देर पहले, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर थीटा 60 है तो हमको a प्लस बी निकालना है, हाँ, तो a² b² 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, ठीक है, दैट इज r। क्लियर। तो इसमें रख देंगे cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, ठीक है, तो a² b² ab, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये क्या है हमारे पास r, तो आंसर क्या हो जाएगा a² b² ab की पावर 1/2, a इज द आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन फोर्स ऑफ 3j एक्ट ऑन द पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज k। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्लियर है। अब देखो डायरेक्टली यहां पे देखो ये आई कैप है, ये जे कैप है, फिर से ये आई कैप है और ये क्या है के कैप। अब देखो टॉर्क जो होता है वो होता है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। आर क्या दिया है हमको, देखो जरा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कितना है के कैप है, कितना है 2k कैप, क्रॉस एफ कितना दिया है 3j, ठीक है। तो k क्रॉस j माइनस आई, तो हमको चेक भी नहीं करना है, 2j k है तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा c डायरेक्टली। क्लियर है, फॉर्मूला एक ही काम आया, कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट का, आर क्रॉस एफ। एफ क्रॉस आर मत कर देना भाई, है ना, उसमें गलत हो जाएगा फिर वो। चलिए नेक्स्ट, अ फोर्स दिया हुआ है इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, आर दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ अल्फा विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन इज कंजर्व्ड। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम अगर आपका कंजर्व्ड है, बचा हुआ है, दैट मीन्स टॉर्क एक्सटर्नल कैसा है वहां पे 0 है। क्लियर है, तो हमको सिंपली क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, क्या हो जाएगा आर क्रॉस एफ, ठीक है, आई जे के। क्लियर है, आई का वैल्यू क्या है वहां पे, देखिए आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये दिया हुआ है 2 - 6 - 12, ठीक है, और ये क्या दिया है अल्फा 3 6, ठीक है। अब जब मैं आई के लिए वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो आई के लिए वैल्यू
इसको पूरा छोड़ देंगे, इस वाले को पूरा छोड़ देंगे, कॉलम और रो, ये कितना हो जाएगा 36 माइनस और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 12 36। बात समझ में आई? क्योंकि बीच में देखो ये 6 से माइनस आ गया और 12 36 माइनस में और माइनस का क्या हो गया प्लस, बराबर माइनस जे माइनस जे के लिए क्या करेंगे देखो फिर से 2 6 12 माइनस प्लस हो जाएगा 12 अल्फा, बराबर। चलिए प्लस के टर्म में जब करेंगे 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास क्या आ गया टर्म, देखो ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। तो टॉर्क एक्सटर्नल कैसा है 0, या हमारे पास कोई वेक्टर आया, इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए मैग्नीट्यूड 0। तो क्या वैल्यू हमारे पास देखिए आई कैप, ये टॉर्क हमारा जो निकला है ना वेक्टर का, कितना आया ये 36 और कितना हो गया 0 हो गया है ना, ये 0 आ गया, ये कितना हुआ माइनस 12 बाहर 1 प्लस अल्फा जे कैप और प्लस 6k और ये क्या है 1 प्लस अल्फा। क्लियर है? ये क्या है हमारे पास टॉर्क, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए 0। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे जरा, इसका क्या आएगा मैग्नीट्यूड, देखिए ये आ जाएगा 144 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर है ना, प्लस कितना हो जाएगा ये 36 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 144 और 66 0, ये हो जाएगा आपका 8। क्लियर है? और कितना हो जाएगा ये 280, इसको ऐड करने के बाद 280 होगा क्या, नहीं 180, सॉरी 180 और ये कितना बच्चा 1 प्लस अल्फा। क्लियर है? डन। और ये कहां चले गया आपका अंदर, ये रूट पे। क्लियर है? तो अब ये एक्चुअल में किसके बराबर है 0 के बराबर। क्लियर है? हाँ या ना? तो अब क्या कर देंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 180 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू -1, बराबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 kg 10 kg चार्जिंग कम है, कितना है 2 particle of mass 5 kg 10 kg respectively attached to the two end of the rigid rod, length कितनी है 1 मीटर। ये तो हो चुका है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया सॉरी यहाँ पे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये बताएंगे। देखिए जरा, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, नहीं होता है, ठीक है। ऐसा सिर्फ छोटे ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है या सिमेट्री ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है, बड़े ऑब्जेक्ट्स है ना या जो सिमेट्रिकल नहीं है उसमें ये चीज कंसिडर नहीं होती है, ठीक है। देखिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। अब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो हर ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है mg अलग अलग लग रहा है, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास आपने यहां कहीं ले लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि ग्रेविटी भी वहीं पर लगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है बहुत बड़ा है, तो ये कंसिडर नहीं कर सकते। अब बोला कि सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज द पॉइंट विच द टोटल ग्रेविटेशन टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0, ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो यही टर्मिनल भाई, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ है लेकिन वहां पे टॉर्क लग रहा है क्या ग्रेविटी के कारण, नहीं लग रहा है, ठीक है। अ कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल फोर्स, ये भी गलत है। कपल सिर्फ क्या जनरेट करता है रोटेशनल, ये फोर्स यहां लग रहा है एक ऐसे एक ऐसे, ये कपल फोर्स है, ये भी F ये भी F, तो ट्रांसलेशन 0 है, सिर्फ क्या कर रहा है रोटेशन। क्लियर है? तो बचा क्या सिर्फ
मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन ऑफ मीन्स द स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज लिफ्ट अ लार्ज लोड। ठीक है, मान लीजिए बहुत हैवी बॉडी है, ठीक है, एक छोटा सा फोर्स यहाँ पे यही नेट फोर्स बचा है, तो ये क्या कर सकता है, इसको मूव कर सकता है। दैट मीन्स लास्ट वाला क्या है, सही है। तो बताओ ऐसे सब तीनों गलत है, तो ऑप्शन यहाँ कोई मैच ही नहीं करेंगे क्योंकि सब पेयर में दिए हैं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, नन आना चाहिए, पर दिया क्या है यहाँ पे 4। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। बी एंड 4 कहाँ दिया है, 3 और 4। कपल ये तो गलत दिया, ठीक है। ये भी सेकेंड। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी कंसाइड विद ग्रेविटी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सेकंड हो सकता है वैसे, लेकिन सेकंड में ये बोला है उसने कि ग्रेविटेशनल टॉर्क और सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इन विच, नहीं सेंटर ऑफ मास नहीं होना चाहिए, फिर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो फिर आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, 2 और 4। चेक करेंगे इसको, ठीक है। वहां पे टर्म क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए वैसे। क्लियर है।